बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल के क्लास में हमने टोटल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, एक्सप्रेशन पढ़े थे, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। आई होप कि आपने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे। आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस की, डिफरेंसेस देखेंगे एनर्जी लेवल का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज हम देखते हैं कि जो टोटल एनर्जी है, अगर मैं उसका डिफरेंसेस निकालूं या फिर हम एनर्जी की बात करें हाइड्रोजन के लिए, तो डिफरेंट एनर्जी लेवल पर क्या क्या एनर्जी हमारी आएगी, हम उसकी बात करते हैं। तो हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था टोटल एनर्जी का 13.6 माइनस 13.6 Z² अपॉन N²। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमने लास्ट क्लास के अंदर निकाला था कि जो टोटल एनर्जी के किसके बराबर होता है, माइनस 13.6 Z² अपॉन N²। अगर मैं कुछ वैल्यूज रखूं जस्ट लाइक N इक्वल्स टू 1, N इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, अगर मैं n की वैल्यूज को रखती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, तो जो एनर्जी है मेरी वो क्या आएगी, ये आपको निकालना है। ये जो सारी हम बात कर रहे हैं ये हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर द हाइड्रोजन एटम। तो फटाफट से कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए कि जो एनर्जी की वैल्यू है वो क्या आने वाली है फॉर द हाइड्रोजन एटम। तो फटाफट इसको कैलकुलेट करिए। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या वैल्यू आएगी हमारी, बिल्कुल क्या आएगी, सेम ही आएगी, माइनस 13.6, क्योंकि z हमारा क्या है 1 ही रहेगा और n की वैल्यू भी यहाँ पर क्या है 1 ही है, सो इट विल बी सेम। नाउ n इक्वल्स टू 2, सो आंसर इज z तो देखो सब में 1 है, सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, सो इट विल बी माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई 4, सो इट विल बी माइनस 3.4। Okay, now n इक्वल्स टू 3, सो नाउ 9 से डिवाइड कर देंगे, क्या वैल्यू आएगी, माइनस 1.54। 4 से डिवाइड कर देंगे, n इक्वल्स टू 4 है, तो क्या वैल्यू आएगी, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। ओके, 4 है मतलब 16 से डिवाइड करना है, तो 0 पॉइंट कितना 0.85 माइनस 0.85, 5 है तो कितना आएगा, 25 से हम डिवाइड करेंगे इसको, सो आंसर आपका आएगा माइनस 0.54। ठीक है, समझ में आया ये हमने कैसे निकाला। इसी तरीके से अगर हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस, अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, हीलियम प्लस की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो हीलियम प्लस के लिए जो Z की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी और N की वैल्यूज हमें गिवन है, तो फटाफट से अब इनकी वैल्यूज निकालिए। फर्स्ट वाले की बताइए, माइनस 54.4, N इक्वल्स टू 2 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो आएगा माइनस 6.04, 4 के लिए वैल्यू आएगी माइनस 3.4 माइनस 2.16। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होगे तो आपको एक कॉम्बिनेशन सा दिख रहा होगा। कैसा कॉम्बिनेशन, कि जो वैल्यू हाइड्रोजन की n इक्वल्स टू 1 के केस में आई है वही वैल्यू हीलियम प्लस के केस में n इक्वल्स टू 2 के फॉर्म में आई है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इनको कंपेयर करूं, इसी तरीके से अगर हम लिथियम की भी बात करते हैं, लिथियम 2+, इन तीनों के केस में अगर हम बात करेंगे, मैंने ये क्यों लिया है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इन तीनों केसेस के अंदर ही सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एटॉमिक नंबर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ। ठीक है ना, अच्छा, तो इसके केस में हमने क्या देखा, जो वैल्यू इसकी n इक्वल्स टू 1 पे थी वो कहाँ पर आएगी, इसके 2 पर आएगी, और लिथियम के केस पर कहाँ आएगी, थर्ड में। सिमिलरली अगर मैं इसकी वैल्यू 2 कर दूंगी तो ये 4 आ जाएगा और ये 6, इसी तरीके से 3, सो इट विल बी 6 एंड 9। तो यहाँ से आपको ये रिलेशन दिख रहा होगा कि
n की वैल्यूज कैसे चल रही हैं कि अगर हम एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे तो जो हाइड्रोजन की फर्स्ट में होगी वो हीलियम के सेकेंड में एंड लिथियम के थर्ड केस में। अच्छा, अगर हम इनका डिफरेंस देखें, चलो जरा डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है ना। डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल, अगर इन एनर्जी लेवल की डिफरेंस की बात की जाए, मतलब कि अगर मैं, ये आपका क्या है E1, दिस इज E2, दिस इज E3, दिस इज E4 एंड दिस इज E5, तो मैं अगर आपसे बोलूं E2 माइनस E1, इसका मतलब क्या हुआ E2 माइनस E1, कि अगर मैं वैल्यू निकालती हूँ तो क्या वैल्यू आने वाली है -3.4 माइनस 13.6, तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, इट्स विल बी 10.2, कितना आया 10.2। इसी तरीके से मैं E3 माइनस E2 निकालूंगी, E4 माइनस E3 निकालूंगी, E5 माइनस E4 निकालूंगी। जल्दी से मुझे निकाल के बताइए इनका डिफरेंस कितना आएगा इसमें 1.89। नेक्स्ट बताइए 0.66 एंड दिस विल बी 0.31। ये कुछ हमारे डिफरेंसेस निकल कर आएंगे एनर्जी लेवल के अंदर। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो जो E2 से तब E1 आ रहा है ना, अगर E2 से E1 आ रहा है तो मुझे कितना ज्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, कितना 10.2। मान लीजिए ये मेरा है n इक्वल्स टू 1, तो जब 1 से 2 के केस में जा रहे हैं तो बहुत लंबा डिफरेंस है। वहीं अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो बहुत कम डिफरेंस है, उसके बाद नेक्स्ट देखूं और कम डिफरेंस है, उसके बाद और कम। तो जैसे जैसे मैं और दूर चलती जाऊंगी जो डिफरेंस है एनर्जी का वो कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब जितने नंबर ऑफ शेल्स हम ऊपर चले जाएंगे उतनी जो हमारी एनर्जी है वो क्या होगी, कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा एनर्जी आपको किस केस में देखने को मिलेगी, फर्स्ट वन, जब आप E2 से E1 की तरफ आएंगे, या फिर ऐसा बोले N2 से N1 में जब आएंगे तब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो आपको देखने को मिलेगी, रिलीज एनर्जी, है ना। बाकी के केस में हम क्या देखेंगे, कम देखेंगे। तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये मान लीजिए ये है आपका इन्फिनिटी। लास्ट केस कैसा होगा ना कि इन्फिनिटी नंबर ऑफ शेल्स तक हम पहुंच जाएंगे। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड अप टू द इन्फिनिटी। तो सबसे ज्यादा जो आपको एनर्जी का डिफरेंस है वो कहाँ देखने को मिलेगा, फ्रॉम N2 से लेकर N1। तो जब हम 2 से 1 की तरफ जाएंगे तब मैक्सिमम डिफरेंस इन द एनर्जी के बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो E2 E1 है दिस इज द मैक्सिमम एज कंपेयर टू E3 एंड E2, E4 एंड E3 एंड E5 एंड E4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। इसका मतलब जो सबसे कम एनर्जी है वो किसके बीच में होने वाली है, जब E इन्फिनिटी पे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, E इन्फिनिटी। सबसे ऊपर जो होगा उसका जो एनर्जी है वो कैसा होगा, सबसे ज्यादा कम होगा। तो यही मैं अगर एक क्वेश्चन की बात करूं, फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन emitted when an electron jump from, कहाँ से जंप कर सकता है वो, मान लीजिए 2 से 1 में गया है, 3 से 2 में गया है, 3 से 1 में गया है एंड 3 से 2। ये दोनों केस हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम के, और ये दो केस हम मैंने ले लिया मान लीजिए हीलियम प्लस एटम के लिए। तो इन सब के लिए इंडिविजुअली आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और करोगे कैसे, इसी तरीके से, समझ गए ना क्या करना है, इसी तरीके से आपको एनर्जी निकालनी है और कैलकुलेट करनी है। तो जरा मुझे चलो फर्स्ट वाला करके बताओ अभी, बाकी 3 आपके होमवर्क के रहेंगे इसके।
फर्स्ट वाला भी कैलकुलेट करके बताइए कि फर्स्ट वाले केस के अंदर जब आपका 2 से 1 की तरफ आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो कितना हमें एनर्जी मिलेगी फॉर द हाइड्रोजन एटम। मैंने क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है ना 2 से 1 में, मतलब कि एक बार आपको N2 लेना पड़ेगा, एक बार N1 लेना पड़ेगा। अभी कैसे निकाला था, इस तरीके से निकाला था ना, फिर डिफरेंस कैसे निकालोगे, नहीं तो N क्या है, शेल्स है ना, एक बार 2 लेके वैल्यू निकलेगी, एक बार 1 लेके वैल्यू निकलेगी, और दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे। यही तो अभी हमने किया था, ये रही 1 की वैल्यू, ये रही 2 की वैल्यू, डिफरेंस कितना आया था 10.2, मतलब इस फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हमने यूनिट पढ़ी थी एनर्जी की, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से हम बाकी के सारे निकाल सकते हैं, समझ में आया, बाकी ये कर लेंगे आप, आ जाओ। तो ये तो एक तरीका है एनर्जी को कैलकुलेट करने का, उनका डिफरेंस कैलकुलेट करने का। तो अभी हमने देखा कि जो हायर वाला है, अगर एनर्जी जिसकी हायर है, एनर्जी हायर किस केस में है, जिसका एन जो है वो सबसे कम है, ठीक है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर एनर्जी का, hc/λ। तो hc/λ को मैं क्या लिख सकती हूँ, hc/λ इज इक्वल्स टू E हायर माइनस E लोअर, कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। चलो देखते हैं इसका एक और फॉर्मूला, ये हो गया। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी को मैंने क्या लिखा था, hc/λ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, E हायर माइनस E लोअर। यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं hc/λ, कुछ ये वैल्यूज मुझे देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। इसकी जगह मैं पुट कर देती हूँ वैल्यू -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब आप समझ जाएंगे कि n की वैल्यू 1 कहाँ रखनी है और 2 कहाँ रखनी है। तो हायर के केस में बताइए n की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी, n2, ऊपर वाला शेल की बात हो रही है अभी, ठीक है ना, और ये नीचे वाले शेल की बात हो रही है, ठीक है, लोअर वाला और अपर वाला, अभी शेल की बात हो रही है। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो क्या वैल्यू निकल कर आएगी, प्लस में आएगा पहले, प्लस 13.6 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू hc/λ। इसका मतलब अगर कोई मुझसे डिफरेंस निकालने के लिए पूछे तो क्या मैं इस फॉर्मूले का यूज कर सकती हूँ, इसमें और कॉमन ले लेते हूँ, 13.6 को कॉमन ले और ये z स्क्वायर, क्या वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू hc/λ, ठीक है। तो दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस। hc/λ क्या है आपका, E ही है, आप E भी ले सकते हैं उसको। मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है, वेवलेंथ पूछा है, तो इसी फॉर्मूले से आप सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस पूछा है, इतना पुट करके इसकी जगह पे क्या लिख दोगे, इज इक्वल्स टू E। वेवलेंथ पूछी है तो और वैल्यूज दे रखी हैं तो इनको पुट करोगे, H और C की वैल्यू आपको पता होती है, दोनों कांस्टेंट है, आप यहाँ से वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक तो ये फॉर्मूला है हमारा एनर्जी को कैलकुलेट करने का, ठीक है। एक और तरीका है, कौन सा है वो, एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रिडवर्क। क्या नाम था, रिडवर्क। उन्होंने अपने एक इक्वेशन दी थी, उन्होंने बोला था कि समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व, यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, तो उन्होंने कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान किया था। बाकी दिस इज ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट, ये भी इजी है, बट उन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी थी, उन इक्वेशन जिसको रिडवर्क इक्वेशन के नाम से हम जानते हैं। क्या है, रिडवर्क इक्वेशन। इन्होंने इक्वेशन क्या दी थी, 1 upon lambda is equals to RH Z 1 upon n1 स्क्वायर माइनस 1 upon n2 स्क्वायर, और आएगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं रिडवर्क इक्वेशन। 1 upon lambda is equals to RH Z स्क्वायर 1 upon n1 का स्क्वायर माइनस 1 upon n2 का स्क्वायर। यहाँ पे जो RH है इसी को बोला जाता है रिडवर्क कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रिडवर्क कांस्टेंट, और उसकी उन्होंने वैल्यू दी थी, RH की वैल्यू होती है
109700 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या होती है 109700 सेंटीमीटर इनवर्स। इन्होंने 1/RH के फॉर्म में भी वैल्यू दी है, क्योंकि जब भी आपको वेवलेंथ निकालना होगा RH को डिनोमिनेटर में ही डालना पड़ेगा, मतलब ये कहीं ना कहीं हमें 1/RH की वैल्यू को ही कैलकुलेट करना है, इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट वैल्यू भी दे दी। हम कर सकते हैं नॉर्मली भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी वैल्यू को यूज करो, आप यहाँ रख के भी वैल्यू निकाल सकते हो, ये बिल्कुल आपकी मर्जी है, बट थोड़ा सा आसान हो जाए इसलिए उन्होंने 1/RH की भी वैल्यू दी थी, जो है आपकी 912 एंगस्ट्रॉम। प्लीज मेक श्योर आप यूनिट का जरूर ध्यान दें, ठीक है बेटा। तो 1/RH की वैल्यू उन्होंने क्या दी 912 एंगस्ट्रॉम, और RH की वैल्यू थी 109700 सेंटीमीटर इनवर्स। आप दोनों इक्वेशन से वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। बट अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलरली गिवन है रिडवर्क की वैल्यू, वैसे तो रिडवर्क की कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आपको गिवन रहती है, अगर वो गिवन है दैट मीन्स यू हैव टू यूज द रिडवर्क इक्वेशन, ठीक है। अगर नहीं है कुछ भी गिवन तो आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर वैल्यू निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा। इन द हाइड्रोजन एटम फाइंड द wavelength photon emitted by an electron when an electron jump from, तो कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन है अगर 2 से 1 में जाता है तो क्या होगा वो आपको बताना है। दूसरी कंडीशन है अगर इंफिनिटी से 1 में जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ आपको कैलकुलेट। तो आपकी मर्जी है आप इस फॉर्मूले का यूज करें या फिर इस फॉर्मूले का यूज करें, ठीक है। ये इजियर रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपको H और C दोनों की वैल्यूज भी पुट करनी पड़ेंगी, सो इट विल बी इजियर नाउ। सो यूज दिस फॉर्मूला एंड फाइंड द आंसर। चलो देख लेते हैं, अभी हम आपको समझा देते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट मैं कर रही हूँ, सेकंड वाला आप खुद करेंगे, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है 1/λ इज इक्वल्स टू RH जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको 1/वेवलेंथ ही लिखा रहने देते हैं, अभी RH ही लिखा रहने देते हैं। जेड स्क्वायर क्या है, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, मतलब कि क्या होगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। कहाँ से कहाँ जा रहा है 2 से 1, यानी कि 1/1 माइनस 1/4, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3/4, ठीक है। ये तो RH है ही आपका, दिस इज 1/λ। चलो वेवलेंथ निकाल लेते हैं। वेवलेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/RH 4/3, 1/RH की वैल्यू 912 इंटू 4/3, और एंगस्ट्रॉम लगाएंगे क्योंकि हमारी 912 जो है वो एंगस्ट्रॉम में आई थी। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 304, सो वेवलेंथ इक्वल्स टू 4 4 16, इट्स 12, दैट मीन्स 1216 एंगस्ट्रॉम। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? इजी था, ज्यादा कुछ था नहीं, इसलिए मैंने आपको फटाफट बताया, ठीक है। सेकंड वाला केस आप खुद करेंगे और उसका आंसर मुझे निकाल के बताइए अभी। 912 एंगस्ट्रॉम, बहुत बढ़िया, सही एकदम। आ जाओ, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी वेवलेंथ जो भी पूछा जाए, ठीक है। इजी है ये, हमेशा आपके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, ठीक है। अगर 2-3 पूछ लेगा तो वो क्वेश्चन आपका 3 नंबर का बन जाएगा, एक ही सिंगल पूछता है तो फिर 1 नंबर का रहेगा, बट आता जरूर है इस टाइप के क्वेश्चंस आपके। आओ नेक्स्ट की बात करते हैं हम, स्पेक्ट्रल लाइंस। हमने स्पेक्ट्रा देख लिया, हमने हाइड्रोजन एटम की बात कर ली, हमने ट्रांजिशंस देख लिए, अब हम जरा बात करते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस की। तो अभी मैंने देखा कि कोई मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 से 1 में आ रहा है, 4 से 2 में जा रहा है, 3 से 1 में आ रहा है, कुछ इस तरीके के ट्रांजिशन अभी मुझे देखने को मिले। तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया और कुछ ऐसा निकाला, तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं तो वो क्या कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका फर्स्ट है,
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कुछ इस तरीके की लाइंस हैं आपकी, ठीक है ना। दिस इज योर लाइन। इक्वली बनाना है यहाँ पर तो n equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and it will be infinity। तो कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया तो उन्होंने बोला कि जो भी लाइंस आपकी फर्स्ट पर आ रही हैं, किस पर आ रही हैं, फर्स्ट पर, मतलब कि इन्फिनिटी से फर्स्ट आ रही हैं, 6 से फर्स्ट पर आ रही हैं, 5 से फर्स्ट पर आ रही हैं, 4 से फिफ्थ आ रही हैं। तो जब इस टाइप का स्पेक्ट्रा आपको देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके का स्पेक्ट्रा हमें देखने को मिलता है कि जो सारी की सारी लाइंस है हमारी वो ट्रांजिशन करके किस पर आ रही है, फर्स्ट पर आ रही हैं, तो ऐसे को बोला जाता है, ये जो सीरीज है इस सीरीज को बोला जाता है लाइमन सीरीज। लाइमन द नेम ऑफ साइंटिस्ट। इन सीरीज को क्या बोला जाता है, लाइमन सीरीज। कंडीशन क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर आना चाहिए, जंप करके n इक्वल्स टू 1, कहाँ आना चाहिए, 1 पर आना चाहिए, कहीं से भी आ रहा हो, ठीक है ना, कहीं से भी आ रहा हो वो कहाँ पर आना चाहिए, 1 पे आना चाहिए। इसी तरीके से दूसरा स्पेक्ट्रम देखा गया, दूसरी स्पेक्ट्रल लाइंस देखी गई, वहां पर देखा कि जो सारी रेज हैं, सारी लाइंस है वो कहाँ आ रही है, 2 पर आ रही है। किस पर आ रही है, 2 पर। तो उसको बोला गया बाल्मर सीरीज। क्या नाम दिया गया, बाल्मर सीरीज। इसको बोला जाता है बाल्मर सीरीज। सेम इसी तरीके से जो थर्ड पर आते हैं उनको बोला जाता है पाश्चन सीरीज, फोर्थ पर आते हैं उनको बोलते हैं पीफर्ड सीरीज, और जो फिफ्थ पर आते हैं उनको हम जो फोर्थ पर आते हैं उनको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, फिफ्थ पर आते हैं उनको बोलते हैं पीफर्ड सीरीज, ठीक है। और उसके बाद के जो होते हैं उनको बोलते हैं हम्फ्री। वो आपके सिलेबस में नहीं है, पीफर्ड तक ही है आपका। उसको और बना लेते हैं, जरा ड्रॉ कर लेते हैं। ये कहां तक आएगा, n इक्वल्स टू थर्ड। इनको बोला जाता है पाश्चन सीरीज, ओके। इसी तरीके से अगर फोर्थ पर आ रहे हैं उसको बोला जाता है ब्रैकेट सीरीज। और जो फिफ्थ पर आते हैं उनको बोलेंगे हम पी फंड। क्या बोलते हैं, पी फंड सीरीज, ठीक है। इनको बोला जाता है स्पेक्ट्रल लाइंस। तो शुरू करेंगे हम एक एक करके समझते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, इनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली यू हैव टू ड्रॉ दिस एंड द लास्ट वन इज नोन एज हम्फ्री। कि कोई भी लाइट अगर इन्फिनिटी पे जा रही है, कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है हम्फ्री, ठीक है ना। दिस फॉर योर नॉलेज। नाउ वी स्टार्ट विद द लाइमन सीरीज। तो अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करूं तो मुझे जो सबसे मिनिमम ट्रांजिशन अगर देखने को मिलेगा, मिनिमम ट्रांजिशन अगर मुझे देखने को मिलेगा तो किस रेंज में मिलेगा, इस रेंज में मिलेगा, 2 से 1 के केस में। यही मेरा क्या होगा, सबसे मिनिमम ट्रांजिशन होगा। इसी को मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। क्योंकि यहाँ से यहाँ करना ट्रांजिशन बहुत आसान है ना, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। और क्या बोल सकती हूँ, लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी, लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी, लाइन ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी और लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। बिकॉज अभी हमने कैलकुलेट किया था और वहां पर देखा था कि जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा किसके बीच में आ रहा था, जो फर्स्ट वाला ट्रांजिशन है उसके बीच में। तो ये जो सारी बातें हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, व्हेन दिस गोज टू 2 to 1, ठीक है।
अगर हम स्पेक्ट्रल लाइंस की बात कर रहे हैं फॉर द लाइमन सीरीज, तो 2 से 1 के केस में अगर जा रही है तो दिस इज द, क्या क्या बातें हैं इसमें, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी, लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी, लाइन ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और हमें वैसे भी पता है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वेवलेंथ, सो लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। ये सारी बातें हमें ये ट्रांजिशन दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसी केस में इन्फिनिटी के केस में बात कर लूं कि अगर मान लीजिए कि कोई भी लाइट इन्फिनिटी से 1 के केस में आ रही है तो क्या होगा, उसको मैं क्या बोलूंगी, द लास्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज, है ना, क्योंकि इन्फिनिटी से ऊपर तो कुछ है नहीं, क्या हो जाएगा वो, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। और ये जो सारी मैंने बातें लिखी हैं इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट। तो अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करूं तो इस केस के अंदर जो N1 है हमारा वो क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा, क्या रहेगा, 1, बिकॉज द मिनिमम अगर मैं बात करूं N की तो लाइमन सीरीज के केस में कितना है, 1 है। इसका मतलब जो N2 की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, अप टू द इंफिनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रख के रखना कि लाइमन सीरीज के केस में जो N1 की वैल्यू है वो 1 होती है, और फिर जो उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, 2, 3, 4, 5, वो N2 की वैल्यूज होंगी, ठीक है ना। और अगर कोई पूछे कि मिनिमम ट्रांजिशन निकालिए लाइमन सीरीज का, तो उस मिनिमम ट्रांजिशन का मतलब है आपको बस N2 से N1 का निकालना है, समझे, क्या करना है, बस N2 से N1 का निकालना है। सेम इसी तरीके से हम बात करते हैं पाल्मर सीरीज की। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये सारी लाइंस इसके केस में भी समझ में आ गई होंगी। अगर इसके केस की मैं बात करूं तो अब बताइए मुझे इसका जो ट्रांजिशन देखने को मिलेगा वो कहां से कहां मिलेगा, 3 से 2 की तरफ। जब 3 से 2 की तरफ आएगा, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द पाल्मर सीरीज, जस्ट बिकॉज इसका जो लोअर लेवल है वो क्या है, 2 है, क्या है, 2 है। तो जो बातें ये सारी जो लिखी हुई हैं अब वो इसके अंदर आ जाएंगी। तो जब 3 से 2 की तरफ ट्रांजिशन होगा उसको बोला जाएगा फर्स्ट लाइन ऑफ पाल्मर सीरीज, गॉट इट। और लास्ट लाइन क्या होगी, इन्फिनिटी से लेकर 2, यहां पर भी क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि 1 का तो उसका कोई काम ही नहीं है ना। इसका मतलब इसके अंदर जो N1 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। पाल्मर सीरीज के अंदर N1 की वैल्यू कितनी होगी, 2, और फिर N2 क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, अप टू द इंफिनिटी। इसी तरीके से तीनों के केस में वैल्यूज हम लिखते हैं। तो पार्शियल के केस में क्या हो जाएगी, n इक्वल्स टू 3, मिनिमम की बात हो रही है। ब्रैकेट के केस में क्या हो जाएगी, n इक्वल्स टू 4, एंड पी फंड के केस में हो जाएगी n इक्वल्स टू 5। ये बात समझ में आई कि जो मिनिमम वाली रेंज है वो हमने कैसे कैलकुलेट करी। अच्छा, अगर इस 1 और 2 के रिस्पेक्ट की मैं अगर बात करूं और यहाँ पर मैं एनर्जी कैलकुलेट करूं फॉर 2 से 1 एंड फॉर इंफिनिटी टू 1, जो कि अभी हमने कैलकुलेट करी भी थी, तो 2 से 1 के केस में मुझे जो वैल्यू मिली थी वो कितनी मिली थी, 1216 एंगस्ट्रॉम। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया जस्ट यही वाला। और अगर इंफिनिटी से 1 के केस में करूं तो मुझे कितना वैल्यू मिला था, 912 एंगस्ट्रॉम। कुछ यही वैल्यू मुझे मिली थी ना अभी 2 से 1 में, इंफिनिटी से 1 में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो लाइमन सीरीज का जो पैरामीटर है, जो वेवलेंथ है, वो कहां से कहां रहने वाली है, 1216 एंगस्ट्रॉम से लेकर 912 एंगस्ट्रॉम के बीच में। अगर इस रेंज में कोई भी लाइट आएगी, कोई भी रे आएगी, कुछ भी आएगा, वो कहाँ मिलेगा आपको, लाइमन सीरीज के अंदर ही मिलेगा। और अगर आप ध्यान दें, जब मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया था
तो उसके अंदर हमने देखा था कि 400 से लेकर 750 नैनोमीटर का जो रेंज था वो किसका था, विजिबल लाइट का था। उससे आगे का किसका था, यूवी राइज का था। तो ये जो है वो यूवी स्पेक्ट्रम के अंदर आता है। इसका मतलब जो लाइमन सीरीज की जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो मुझे कहाँ देखने को मिलेंगी, यूवी रेंज के अंदर। ठीक है, दैट्स व्हाई ये बोला जाता है लाइमन सीरीज लाइज इन द यूवी रेंज। क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज लाइज इन द यूवी रेंज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हम पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं फॉर द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है बात। तो याद रखेंगे कि जो लाइमन सीरीज का केस है वो किसके अंदर आता है, यूवी रेंज के अंदर आता है। ठीक है बात। इसी तरीके से जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी, मैं बाल्मर सीरीज के केस को अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो इसकी जब मैं वैल्यू निकालूंगी 3 से 2 के केस में, तो मुझे जो वैल्यू मिलने वाली है और लास्ट वाली जो वैल्यू है वो मुझे मिलेगी 6544 एंगस्ट्रॉम 3648 एंगस्ट्रॉम तक। इसका मतलब ये मुझे जो रेंज है वो थोड़ी थोड़ी किसकी जैसी दिखाई दे रही है, विजिबल लाइट के जैसी दिखाई दे रही है। विजिबल लाइट यही तो थी 4000 टू 750,000, तो ऑलमोस्ट वही है। इसीलिए जो बाल्मर सीरीज है दैट लाइज इन द विजिबल रेंज। ठीक है ना, किसके अंदर होता है, विजिबल रेंज के अंदर। और वो भी पता है क्या, बाल्मर सीरीज के जस्ट फर्स्ट 4 लाइंस। कौन सी, जस्ट फर्स्ट 4 लाइंस। क्योंकि अगर आप रेंज देखें तो रेंज जो है वो 4000 से नीचे चली गई है। क्या चली गई है, नीचे चली गई है। अगर मैं इसकी सारी रेंज की बात करूं, अगर मैं कैलकुलेट करूं लैम्डा फर्स्ट 2 3 4 654864 434 4104 3973648। ठीक है ना, ये सारे के सारे किसमें, एंगस्ट्रॉम में है। तो आप देखोगे कि जो सिर्फ 4 जो है आपकी वैल्यूज, द फर्स्ट 4 लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज लाइज इन द विजिबल रेंज। द फर्स्ट 4 लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज लाई इन द विजिबल रेंज। और बाकी की जो दोनों है वो कहाँ चली जाएंगी, इंफ्रा रेड के अंदर। क्योंकि अब इनका जो वेवलेंथ दिखाई दे रही है मुझे, वो वेवलेंथ किसके अंदर आती है, इंफ्रारेड के अंदर आती है। और हमें पता है इसके ऊपर हम जैसे जैसे जाएंगे मेरी जो वैल्यू है वो क्या होगी, कम होती जाएगी। कंपेयर करके देख लो, यहाँ कितनी थी 1216, यहाँ पर 912 एंगस्ट्रॉम। इससे क्या हो गया, ये रेंज जो है वो बढ़ गई, अब और बढ़ जाएगी, अब और बढ़ जाएगी। तो ऐसा क्या होगा, अब जो बाकी की जो तीनों सीरीज है मेरी, ब्रैकेट, प्रीफंड, ये सारी की सारी इन सब के अंदर कहाँ मिलेंगी आपको, इंफ्रारेड रेंज के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, लाइमन सीरीज कहाँ मिलेगी, अल्ट्रावायलेट में। बाल्मर सीरीज की फर्स्ट 4 लाइंस मिलेंगी विजिबल रेंज के अंदर और बाकी की आईआर के अंदर। और बाकी जो तीनों है आपकी वो किसके अंदर देखने को मिलेंगे आपको, आईआर के अंदर। चाहे पास्चन हो, ब्रैकेट हो, पीफंड हो, तीनों के केस में आईआर रेंज के अंदर देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर। इन वैल्यूज को याद नहीं करना है, ये मत सोचना कि इन वैल्यूज को याद करना है, ये तो हमने कैलकुलेट करी है। तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इनसे बेस्ड आते हैं क्वेश्चन। तो जरा क्वेश्चन देखते हैं हम। कैलकुलेट द wavelength for second line of Balmer series, हीलियम प्लस आयन। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। अब मुझे लगता है कि आप इस सेकेंड लाइन का मतलब समझ रहे होंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज क्या होती है, 3 से 2।
सेकेंड लाइन का मतलब क्या होगी, 4 से 3। गॉट इट? सॉल्व करिए। मतलब अब कहाँ से आने वाली है, 4th से आने वाली है, और मिनिमम तो मैंने आपको बता ही रखी है, पर लाइन आएगी कहाँ से, 4 से आएगी। इसका मतलब ये है, ठीक है ना। इसलिए वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये होमवर्क क्वेश्चन आप N1 क्या होता है बाल्मर सीरीज के लिए, वो तो फिक्स है ना बेटा, यहाँ पे ट्रांजिशन की बात थोड़ी ना हो रही है। सेकेंड लाइन है, मतलब कि कहाँ से आएगा, मैंने आपको ये बोला था। N1 तो फिक्स है बाल्मर के लिए, कितना 2, और N2 क्या हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये वाली बात बताई थी अभी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो मालमर सीरीज के केस में क्या होता है, सेकंड पर आती है, तो ये तो फर्स्ट लाइन हो गई, पर ये फर्स्ट लाइन हो गई और ये आपकी क्या होगी, सेकंड लाइन, ठीक है ना। इसीलिए गलत आ रहा होगा। अब कर लीजिए 1/λ इक्वल्स टू RH। हीलियम प्लस की बात हो रही है, मतलब कि 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/4 का स्क्वायर यानी कि 16। चलो निकालो, RH दिस विल बी 4, यहाँ एलसीएम आ जाएगा आपका 16, यहाँ 1, यहाँ कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना। 1/λ इक्वल्स टू RH इंटू 4, यहाँ कितनी वैल्यू होगी 3/16 यानी कि 3/4। वही लैम्डा इक्वल्स टू 1/RH हो जाएगा, यानी कि 912 इंटू 4/3 यानी कि वही 1216 एंगस्ट्रॉम। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना है, यहाँ पर सेकंड लाइन की बात हो रही है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि स्पेक्ट्रल बनता कैसे है, लाइंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब एक फॉर्मूला और होता है स्पेक्ट्रल लाइंस को कैलकुलेट करने का, ठीक है। यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम यहाँ से वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रल लाइंस की, कि स्पेक्ट्रल लाइंस को कैलकुलेट कैसे करना है। जैसे भी हमारी जो रे है वो कुछ यहाँ आ रही है, कुछ यहाँ आ रही है, कुछ यहाँ आ रही है, इस तरीके से हमारा चल रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब इसके लिए n की वैल्यू जो मिनिमम है वो 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है, इसके लिए 4 है। मतलब अब जो डिफरेंस आएगा वो किसका आएगा, n-1 का, n-2 का, n-3 का और n-4 का। कुछ ये डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। तो ये तो एक नॉर्मल बात हुई, पर अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, अगर आपसे बोला जाए टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आपको कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है n-1 n/2। क्या होता है n-1 n/2। ये फॉर्मूला कुछ आपका PNC जैसा है, मैथ्स के अंदर आप पढ़ते हैं ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जैसे वहां पर हम प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं, कॉम्बिनेशंस बताते हैं ना, वही कॉम्बिनेशंस आपको इसके अंदर बिठाना है, ठीक है ना। एन का मतलब क्या है आप जानते हैं, बस क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो ट्रांजिशन है कहाँ जा रहा है, वो मान लीजिए 3 से 1 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो है इसकी, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी। अच्छा मुझे बताओ, अगर 4 से 1 गया तो क्या आएगा, 5 से 1 गया तो क्या आएगा, 6 से 1 गया तो क्या आएगा, फटाफट फटाफट बताओ क्या होगा। 4 से 1 गया तो 4 नहीं आएगा बेटा, 4 नहीं आएगा।
फॉर्मूले में पुट करिए ना, क्या होगा 4 - 1 4 डिवाइडेड बाई 2, सो इट्स विल बी कितना हुआ, ये मैंने फॉर्मूले में पुट करके निकाला है, देख लो चाहे, पुट करो और वैल्यू निकालो। बताओ 5 से 1 में क्या आएगा, वेरी गुड, कितना आएगा 10, और 6 से 1 अगर गया तो क्या आएगा 15। अच्छा यहाँ पे इन्फिनिटी होता तो क्या आएगा, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, यानी कि 5 से 1 तक आने के 10 तरीके, ठीक है ना। मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि कॉम्बिनेशंस जो है वो अलग अलग बन सकते हैं, कोई पहले 5 से 4 पे आया, फिर 5 से 3 पे आया, कुछ इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो 10 तरीके से वो वहां पर आ सकता है। आपने पढ़ लिया क्या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, Cn/2, ऐसा कुछ फॉर्मूला देखा था, तो इजी है, आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला भी आपने उसके अंदर पढ़ा होगा। अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं, an electron jumps from 6th level to ground level for the hydrogen atom. Find spectral lines, total number of spectral lines, number of Lyman series radiation, number of Paschen series radiation। बताइए आंसर। एक इलेक्ट्रॉन है, जंप कर रहा है वो 6th से ग्राउंड लेवल तक, तो 3 चीजें आपको बोली गई है निकालने के लिए, बताइए जरा। एक आंसर क्या आ जाएगा 15, बहुत बढ़िया। 15 लाइन्स, ठीक है। भी बताइए कितने लाइमन सीरीज की रेडिएशन हमें देखने को मिलेगी, है ना। तो 6 से 1 आने की क्या क्या कंडीशन हो सकती है, 6 से 1 आ सकता है ना, और 5 से 1 आ सकता है, 4 से 1 आ सकता है। इलेक्ट्रॉन को जंप भी तो करना है, तो टोटल कितनी रेडिएशन देखने को मिल सकती है हमें 5, 6 से 1, 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, ठीक है ना। 2 3 4 5 6 कितनी मिली 5। पाइस्टन सीरीज की बताइए। हाँ ग्राउंड पर नहीं आएगा, पर जहां तक आएगा वहां तक का बताइए ना। वो तो बस एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, अब आपको ये बताना है कि इस रेंज में कितनी पड़ेंगी, इस रेंज में कितनी आएंगी, बस। वो तो जंप कर रहा है। 4 क्यों, 4 कैसे बताओ, 4 कैसे हुआ। नहीं बेटा 6 से आ रहा है, हाईएस्ट अभी 6 है। मैंने अभी क्या बोला, हाईएस्ट क्या है 6 है, 6th लेवल से आ रहा है, बस ये दिमाग में रख के बोलो। तभी तो लाइमन सीरीज का 5 निकला ना बेटा, मैंने 6 से कैलकुलेट करना स्टार्ट किया था ना। पार्शियल सीरीज के केस में भी 6 से स्टार्ट करो, 6 से 3, 5 से 3, 4 से 3, मतलब कि 3 लाइंस कितने देखने को मिलेंगी, 3 देखने को मिलेगी, समझे। लेवल्स लगा दिए गए हैं, आपको बस ये बताना है कि लाइमन्स में कितनी आएंगी, पार्शियल में कितनी आएंगी। अच्छा बताओ, अगर सेम क्वेश्चन में आपका बाल्मर सीरीज के लिए पूछा था तो कितने आते हैं आंसर 4, सिंपल। इसको करने का एक तरीका था, सीधा सीधा सा क्या करते हैं आपको पता है, 6 तक जाता है, मुझे पता है लाइमन के केस में कहाँ जाएगा, फर्स्ट तक ही जाएगा, माइनस मान लो चलो, तो टोटल कितना आ जाता 5। टोटल कितने 6 है, पार्शियल में कितने जाते हैं 3, कितना आएगा 3 आएगा। इसी तरीके से मैंने क्या बोला था, बाल्मर, बाल्मर के केस में भी अगर हम देखें तो 6 कहाँ तक जाएगा 2 तक जाएगा, मतलब कि कितनी वैल्यूज आएंगी।
ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 6th लेवल टू ग्राउंड लेवल विदाउट एमिटेड बाय द पास्टन सीरीज लाइंस, फाइंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, 2 होमवर्क क्वेश्चन हो गए ना आज के डेट के, नहीं 2 से ज्यादा हो गए। स्टार्टिंग में मैंने कुछ वैल्यूज निकालने के लिए आपको दिए, तो वो भी आप निकालेंगे। आओ बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। पता है ये टॉपिक आपका इनऑर्गेनिक का है, आई नो, बट यहाँ पर भी इसका थोड़ा सा काम है। आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी बोलता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। आपकी शेल है, तो जो बाहर वाली शेल है उसमें से मुझे एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, या ऐसा बोलूं कि उसमें से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे रिक्वायर होगी उसको मैं बोलूंगी आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मुझे इन्फिनिटी के केस में अगर निकालना है, ठीक है ना, तो इन्फिनिटी के केस में क्या आएगी मेरी वैल्यू, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। तो अगर मैं एनर्जी कैलकुलेट करूंगी तो आंसर क्या आएगा मेरा 0। फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन विल बी इन्फिनिटी, तो डिवाइड अगर आप इन्फिनिटी से करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब अगर आयनाइजेशन एनर्जी आप इन्फिनिटी के केस में निकालेंगे तो आंसर क्या आने वाला है 0 आने वाला है। इसकी डेफिनेशन लिख लें, अमाउंट ऑफ एनर्जी। इनऑर्गेनिक में आप और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी हमें जितना काम है हम उतना पढ़ रहे हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू remove an electron from the outermost shell। अगर मैं एनर्जी की बात करूं सो इट्स -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है ना, तो क्या आएगा -13.6, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो 1 का स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी, सो E इक्वल्स टू 0। क्या आएगा E इक्वल्स टू 0 है, यहाँ देख लेते हैं। तो अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी का केस देखूं, E इन्फिनिटी माइनस E ऑफ नंबर ऑफ शेल्स, तो माइनस इट्स विल बी -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आ जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जल्दी से मुझे देख के बताओ क्या है किसी से सिमिलर है। ये जो वैल्यू मुझे निकल कर आई और जो टोटल एनर्जी की वैल्यू थी उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें ये डिफरेंस है कि जो 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में क्या था माइनस था, ये कैसी है पॉजिटिव है, दैट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, इस आयोनाइजेशन एनर्जी को यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, जानते हैं बाइंडिंग एनर्जी के नाम से। तो अगर आप एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी लगी है, जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी लगी है यूज हुई है, अगर उससे ज्यादा एनर्जी आपके पास है तो जो एक्स्ट्रा वाली एनर्जी है ना वो स्टोर हो जाती है एज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला, मेरे पास टोटल एनर्जी है और मैंने उसमें से देखा टोटल एनर्जी में से मान लो मेरे पास 100 टोटल एनर्जी थी और मैंने 80 जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो यूज हो गई, बची कितनी 20, तो वो क्या हो जाएगी इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, तो ये हमारा टॉपिक है, इसको और लिख लीजिए आप, जितने भी क्वेश्चंस दिए उनको आप करके आएंगे, इसको नोट डाउन करें। हो गया, चल तो कोई कंफ्यूजन है आज के पूरे लेक्चर में तो बताइए।